हेलो स्टूडेंट्स, हाउस इट गोइंग। आई होप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग अपनी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पढ़ाई भी ऑफ कोर्स। और हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द सिलेबस हो जाएंगे आफ्टर टुडे, विच इज़ अमेजिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। सो जल्दी से आज हम चैप्टर 6 चालू करेंगे, विच इज़ स्टाफिंग। तो नोटबुक्स निकाल लो, आज की डेट डाल लो, और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस भी लगा दो। एंड लेट्स बिगिन विद चैप्टर 6। सो ऑफ कोर्स ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टाफिंग होता क्या है। तो जैसे कि हमने पहले 2 चैप्टर्स में कवर किया है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने गोल्स तो सेट कर लिए, प्लान तो बना लिया कि क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, और ऑर्गेनाइज भी कर लिया कि किसको किस हिसाब से काम करना है, कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनली डिवाइडेड है या डिविजनली डिवाइडेड है, और अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या क्या फंक्शंस होंगे लोगों के। अब इम्पॉर्टेंट है कि लोग को एम्प्लॉय करना ना, कि हम ये देखें कि कौन सा इंसान क्या पोजीशन फिल कर सकता है, क्या जॉब कर सकता है। तो बेसिकली स्टाफिंग, इफ सिंपली पुट, कैन बी डिफाइंड एज पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। राइट पर्सन ऑफ द राइट जॉब का क्या मतलब है? राइट पर्सन ऑफ द राइट जॉब का ये मतलब है कि अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक स्टोर खोल रहे हो जिसमें आप कपड़े बेच रहे हो, तो आप एक सेल्स पर्सन को हायर करोगे ना उन कपड़े बेचने के लिए। लॉयर को तो हायर नहीं करोगे, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब है कि सेल्स के काम के लिए आपको सेल्स पर्सन चाहिए, सो ही इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो स्टाफिंग का यही काम है कि आप लोगों को हायर करते हो फॉर द जॉब्स दे कैन बी परफॉर्मिंग। और इसमें ये बिगिन होती है विद लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और इसमें और अलग फंक्शंस भी आते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को हायर करना, सिलेक्शन की किसको हायर करना है, उनकी ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, प्रमोशन करना, और परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। और ये सब अभी हम चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टाफिंग करी क्यों जाती है, मतलब स्टाफिंग की नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, अगर इन तीनों वर्ड्स में से कुछ भी आए तो ये है क्वेश्चन कि स्टाफिंग की नीड क्या है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स न्यूमोनिक है, जो कि है ओए इडली छोड़, ओए आइसक्रीम ही खा। तो उसमें है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, improves performance, continuous growth, optimum utilization of human resources, improves job satisfaction, helps in competing, and key to effectiveness of other functions. First है obtaining competent personnel। तो स्टाफिंग का पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि सही इंसान को सही जॉब पे प्लेस किया जाए। ये नहीं कि बस जॉब पोजीशन फिल करने के लिए नहीं की जाती। मतलब जैसे कि आपके डॉक्टर्स हैं, ये तो नहीं है किसी को भी उठा के डॉक्टर बना दिया। नहीं ना, उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, और वो आपको ट्रीट कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, इसीलिए उन्हें डॉक्टर बनाया। ये तो नहीं है किसी को भी उठा के बना देंगे, नहीं। तो जॉब पोजीशन बाय द राइट पर्सन फिल करना इंपॉर्टेंट है, और स्टाफिंग का काम ही यही है कि कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब जो इंसान वो जॉब परफॉर्म कर सकता है, उन्हें उस पोजीशन पे लेके आना। दूसरा, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव कब होगी? जब राइट पर्सन ऑफ द राइट जॉब पुट है, मतलब जो इंसान एक जो जॉब परफॉर्म कर सकता है, वो जब उस पोजीशन पे प्लेस किया जाएगा तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। थर्ड है कंटिन्यूस ग्रोथ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कब कर पाता है? जब उसके पास मैन भी है, मटेरियल भी है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी है और मटेरियल रिसोर्स भी है। तो जब आप अच्छा स्टाफ एम्प्लॉय करोगे, जो क्वालिफाइड स्टाफ है, और जब वो एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा? तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो कंटिन्यूस ग्रोथ और सर्वाइवल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, फिर है फोर्थ, जो कि है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास एक स्टोर है जिसमें आप कपड़ा बेच रहे हो, और आपको दिख रहा है कि कस्टमर्स बहुत सारे हैं और जो आपके सेल्स पर्सन है वो कम है। तो जब आपको ये दिख जाता है, आप और लोगों को ऑन बोर्ड लेके आओगे, मतलब और सेल्स स्टाफ को ऑन बोर्ड लेके आओगे। पर आप ऐसे करोगे कि ओवर स्टाफ्ड ना हो जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है कि लोग खाली ही बैठे हुए हैं आपका स्टाफ। तो जब आप स्टाफिंग अच्छे से करते हो, तो ये इंश्योर होता है कि आप अपनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट्स देखो कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने और लोग चाहिए, और उस हिसाब से आप उन लोगों को अपॉइंट करो टू द जॉब। फिफ्थ, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जब उन एम्प्लॉयज़ को जॉब पे प्लेस किया जाएगा जो क्वालिफाइड हैं,
वो एक तो क्वालिफाइड है और उन्हें उनकी जॉब पसंद आएगी। जब उन्हें उनकी जॉब वो अच्छे से कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स उनका मोरल हाई रहेगा, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, क्योंकि वो अपना जॉब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। और जब ये हो रहा है तो ऑफ कोर्स उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो रही है। सिक्स्थ है हेल्प्स इन कम्पीटिंग। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस के पास हो सकता है सिमिलर फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कोई भी दो कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास सेम रिसोर्सेज हैं, तो एक दूसरे से बेटर कब परफॉर्म करेगा? जब उनका स्टाफ बेटर होगा, क्योंकि उनका स्टाफ ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा या ज़्यादा बेटर एट कम्युनिकेटिंग टू देयर कस्टमर्स होगा, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करेगी, और जब बेटर परफॉर्म करेगी तो वो कॉम्पिटिशन में भी हेल्प करेगा। लास्ट है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। इसका ये मतलब है कि बिना अच्छी स्टाफिंग के और कोई भी फंक्शन ढंग से परफॉर्म हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको काम करने के लिए तो एम्प्लॉयज़ चाहिए ना, और एम्प्लॉयज़ कैसे आएंगे? इस स्टाफिंग के प्रोसीजर से आएंगे। स्टाफिंग से ही तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब आएगा। तो बिना स्टाफ के तो आप काम कर ही नहीं सकते हो, और कोई भी फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होगा तो बाय द स्टाफ ही ना। स्टाफ ही ये सब काम करेगा, तो वो तभी हो सकता है जब वो स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाए। चलो समझते हैं स्टाफिंग का प्रोसेस। तो ये ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके इनिशियल्स हैं ERSPTPPC। रिपीट आफ्टर मी, ERSPTPPC। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन। तो ERSPTPPC। तो प्रोसेस का सबसे पहला चीज़ है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, स्टाफिंग का पूरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स जो हैं वो फिल की जाए बाय पीपल हु हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर द जॉब, है ना। तो उसमें दो चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। तो वर्कलोड एनालिसिस होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की जॉब्स हमें फिल करनी है और कितना काम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस हिसाब से कितने लोग हमें हायर करने पड़ेंगे। तो ये हुआ वर्क लोड एनालिसिस कि वर्क लोड कितना है और उसके हिसाब से कितने लोग हायर करने हैं। फिर दूसरा होता है वर्क फोर्स एनालिसिस, जो बेसिकली है कि ऑर्गेनाइजेशन में अभी करंटली कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग और किस टाइप के लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। ये किया जाता है ताकि हम ये देख सकें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। मतलब ये हम देख पाएं कि अभी जितने लोग हैं क्या वो इनफ हैं टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या क्या हमें और लोग हायर करने चाहिए या कुछ लोगों को फायर करना चाहिए। सो ये है वर्क फोर्स एनालिसिस। दूसरा आ जाता है रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले ये याद रखना कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। हम इसे पॉजिटिव क्यों कंसिडर करते हैं, एक सेकंड में समझा दूंगी। तो रिक्रूटमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें आप इंड्यूस कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैनेजर्स ऑफ कोर्स, लेट्स से आपने अपना वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करके ये डिटर्मिन किया कि आपको 5 और जॉब ओपनिंग्स डालनी पड़ेंगी, आपको 5 और लोगों की ज़रूरत है। तो अगर सिर्फ 5 ही लोग अप्लाई करेंगे उस पोजीशन के लिए तो आपके पास सिर्फ वही ऑप्शंस होंगे ना। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनेबल कर रहे हो कि आओ इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेज्यूमेज इकट्ठा करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन रेज्यूमेज में से आप काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लेना चाहते हो ताकि आप एक अच्छा फिट ढूंढ सको। तो रिक्रूटमेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला रहे हो कि आओ इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करो, ताकि आपके पास वाइड पूल ऑफ कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी हो। तो क्योंकि ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हो आप, तो इसे एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो क्यों एक नेगेटिव प्रोसेस है? सिलेक्शन में बेसिकली आप जो, अब आपने रेज्यूमेज कलेक्ट कर लिए हैं, इंटरव्यूज़ ले लिए हैं, उसमें से आप अवेलेबल एप्लीकेंट्स में से बेस्ट इंसान चूज़ करते हो या बेस्ट लोग चूज़ करते हो। तो इसमें आप बेसिकली छांट रहे हो लोगों को कि ये अच्छा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट फिट है कि नहीं।
और कैसे आप छांटते हो? थ्रू वेरियस एग्जाम्स, टेस्ट, इंटरव्यू लेके आप इन लोगों को छांट रहे हो। तो आप कुछ लोगों को मना कर रहे हो कि सॉरी, आप हमारी कंपनी के लिए राइट फिट नहीं हो। सो इस छांटने के प्रोसेस को सिलेक्शन बोलते हैं, और ये इसलिए एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि आप कलेक्टेड पूल में से कुछ कुछ को सॉरी या फिर नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे हो। फोर्थ है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेस करने को कहते हैं, प्लेस का मतलब आपको आपकी जॉब में प्लेस किया जाए, मतलब हाँ, आप ऑफिशियली इस इन्वायरमेंट में फिट हो रहे हो, आप सूटेड फॉर द जॉब हो, तो उसे कहते हैं प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन आपने काफ़ी बार सुना होगा, जैसे आप कॉलेजेस में भी जाते हो या न्यू जॉब में भी जाते हो, तो वहाँ की सबसे पहले जाके ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन का मतलब आपको आपके न्यू एनवायरनमेंट से फेमिलियराइज कराया जाता है कि आप अच्छे से सेटल इन हो रहे हो। जैसे फर्स्ट कपल ऑफ डेज एट एनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन आपकी ओरिएंटेशन होती है, तो आपको बेसिकली एक ऑफिस टूर दिया जाता है या फिर कॉलेज टूर दिया जाता है। फिर आपको न्यू एम्प्लॉय से आप क्योंकि न्यू हो तो आपको करंट एम्प्लॉयज़ और सारे लोगों से मिलवाया जाता है ताकि आप थोड़ा फेमिलियराइज हो जाओ अपने इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग होती है कि आप जब भी किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस से फेमिलियराइज कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब है, तो आप जाओगे, वो आपको बताएंगे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ा बहुत ट्रेन करेंगे कि आपको इस हिसाब से काम करना है। तो न्यू जॉब पे सेट होने के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होती है कि जब आप काम करते जाओगे तो आप करंट जॉब के लिए एंड फॉर फ्यूचर हायर जॉब्स के लिए भी आप डेवलप होते जाओगे, आपका स्किल सेट डेवलप होते जाएगा। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली आपको रेट या इवैल्यूएट किया जाता है एज एन एम्प्लॉय। तो जैसे होता है ना कि आप अपने मैनेजर से जाके बात करते हो, वो आपको फीडबैक देते हैं कि आप ये चीज़ अच्छी कर रहे हो या नहीं अच्छी कर रहे हो या बेटर कर सकते हो। तो बिफोर ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस भी परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बेसिकली एक टॉक दी जाती है कि आप शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप एक स्टार परफॉर्मर हो, या फिर शायद आपको वापस ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है। सेवंथ, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन। तो आपको प्रमोशन में आपको बेसिकली एक हायर जॉब पोजीशन दे रहे हैं, तो आपको और अथॉरिटी दे रहे हैं और मोस्ट लाइकली आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। तो ये होता है प्रमोशन। और आपको जैसे जैसे प्रमोशन मिलते जाता है आप अपनी करियर में बेटर परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आप बढ़ रहे हो अपने करियर में फॉरवर्ड। तो ये स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, जिसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हाई जॉब पोजीशन पे आपको प्लेस किया जा रहा है। देन लास्ट ऑफ कोर्स इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ द जॉब, मतलब कि आपको आपके काम के लिए पे मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये सब पार्ट होता है कि आप ये जॉब परफॉर्म कर रहे हो तो आपको इस तरीके में रिवॉर्ड किया जा रहा है फॉर द जॉब। तो अभी हम समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, एचआर डिपार्टमेंट, जो वो लोग ये स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि स्टाफिंग के हमने देखा ना कितना प्रोसेस कितना लंबा है। दर्ज एडवर्टाइज करना कि आपकी जॉब पोस्टिंग है, फिर रेज्यूमेस कलेक्ट करना, रेज्यूमेस को गो थ्रू करना, सारे इंटरव्यूज़ लेना, फिर जब आपने किसी को हायर किया है उसके बाद भी उनकी ओरिएंटेशन करना, ट्रेनिंग करना, उनकी इंश्योरेंस देखना, कॉम्पनसेशन स्लिप देखना, है सब देखना, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो हैंडल करता है इस पूरे प्रोसेस को। और मोस्ट छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में या जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें जो सीनियर पोजीशन पे मैनेजर्स होते हैं या जो भी मैनेजमेंट है सीनियर पोजीशन पे या मिडिल लेवल, वो ही मोस्टली स्टाफिंग का प्रोसेस हैंडल करते हैं। सो स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट बेसिकली है द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं, उन्हें इनकरेज कर रहे हैं टू अप्लाई फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें हम इंड्यूस करते हैं लोगों को टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब। अब 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को एक दूसरी पोजीशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में आपकी जो वाइस प्रिंसिपल मैम है उन्हें दे दी प्रिंसिपल की पोजीशन बिकॉज द करंट प्रिंसिपल हैज लेट्स से रिजाइंड।
तो इसे कहते हैं इंटरनल सोर्स। तो इंटरनली ही उन्हें हायर कर लिया गया। अब एक्सटर्नल सोर्स दूसरे तरीके का है जिसमें आपने बाहर से किसी को एम्प्लॉय किया है फॉर दिस एम्प्टी पोजीशन। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, इंटरनल सोर्सेज हैं जिसमें क्या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से ही कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं और आउटसाइडर्स नहीं अलाउड होते इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो एक तो है कि एक इकोनॉमिकल है। ऑब्वियसली इट्स अ चीपर वे टू हायर पीपल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही हायर कर रहे हो, तो आपको रेज्यूमेज नहीं कलेक्ट करने, रेज्यूमे स्कैन नहीं करने, वो सब का टाइम नहीं जाता, वो सब का कॉस्ट नहीं जाता है, और हायरिंग बोनस नहीं देना पड़ता। तो ये सब इसलिए इकोनॉमिकल है। दूसरा है इट मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो जब एम्प्लॉयज़ देखेंगे कि इंटरनली ही और एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन हो रहा है, उन्हें बेटर पोजीशंस मिल रही हैं, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे टू वर्क बेटर। फिर थर्ड है लेस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। तो क्योंकि ऑलरेडी ये एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, तो इन्हें काफ़ी सारे चीज़ें पता हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, तो कम अमाउंट स्पेंड होता है ऑन ट्रेनिंग देम इवन फॉर देयर न्यू जॉब्स। चौथा, लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर एज द एम्प्लॉयज़ आर फेयरली फेमिलियर विथ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो लोग क्विट कम करते हैं। फिफ्थ, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो वही, क्योंकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे टू डू बेटर एंड टू परफॉर्म बेटर, ताकि वो भी प्रमोट हो, तो उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। सिक्स्थ है थ्रू ट्रांसफरिंग एम्प्लॉयज़ दे ऑल्सो गेट ट्रेनिंग इन जॉब रोटेशन। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जॉब रोटेट करी जाती है, लाइक एक एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है, तो इनसे उन्हें दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी ट्रेनिंग हो रही है। और लास्ट है थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉयज़ कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। तो लेट्स से कि सेल्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हो गए और मार्केटिंग में कम है एम्प्लॉयज़ और उधर ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। तो सरप्लस अवॉइड, तो इधर बहुत सारे लोग नहीं होंगे और उधर जितने लोग चाहिए उतने हो जाएंगे। पर हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि पहला है नो न्यू और फ्रेश आइडियाज़ विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनली ही रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली न्यू और फ्रेश आइडियाज़ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि एक इंसान की अगर पोजीशन चेंज हो भी जाती है, तो भी उनके आइडियाज़ तो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहे। तो ये एक डीमेरिट है। दूसरा है लिमिटेड चॉइस, क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर एक्सटर्नली आप हायर करते हो तो बहुत सारी चॉइस मिलती है, पर इंटरनली लिमिटेड चॉइस ही, आप लिमिटेड लोगों में से ही चूज कर सकते हो। थर्ड है नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन अभी तो बस इस्टेब्लिश ही हो रही होती है, उसमें कुछ ही एम्प्लॉयज़ आए होते हैं, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनली मोस्टली रिक्रूट नहीं कर पाती हैं, उन्हें एक्सटर्नली ही करना पड़ता है। और चौथा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स मे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बार बार ट्रांसफर करते रहोगे एम्प्लॉयज़ को दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स में, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें बार बार अपने न्यू डिपार्टमेंट में ट्रेन होना पड़ेगा और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफ़र, एक होता है प्रमोशन। तो पहला है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र कुछ कुछ अलग तरीक़ों का होता है, जैसे कि आपकी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, तो आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। लेट्स से आप दिल्ली में काम करते हो, आपको सेम पोजीशन चेन्नई में दे दी, तो इसे कहेंगे ट्रांसफ़र। या फिर आपको एक से दूसरी शिफ्ट पे प्लेस कर दिया, जैसे रेस्टोरेंट वर्कर्स हैं, किसी की शिफ्ट थी 9 to 12, उनकी शिफ्ट चेंज कर दी फ्रॉम 12 to 3, तो ये भी एक तरीके का ट्रांसफ़र होता है। या फिर एक डिपार्टमेंट टू दूसरा डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स से आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्लेस कर दिया। पर ट्रांसफ़र में ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इसमें कुछ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हो रही, कुछ भी चेंज नहीं हो रही। आपकी ड्यूटी, आपका स्टेटस, आपकी सैलरी सेम रहती है। ये बस एक हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट है, एक इधर से इधर प्लेस कर दिया, उसे ट्रांसफ़र कहते हैं। इसमें सब कुछ और सेम रहता है। सेकंड टाइप है प्रमोशन। ये तो आपने वर्ड पक्का से सुना ही होगा। सो प्रमोशन का मतलब बस ये है कि एक लोअर लेवल एम्प्लॉय को हायर लेवल पे मूव किया जाता है। तो ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय है, फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल।
इसमें एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, स्टेटस और सैलरी चेंज होती है। फिर आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब पोजीशंस, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो ये क्यों हो सकती है? क्योंकि शायद पीपल रिटायर करें या क्विट करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसकी वजह से न्यू पोजीशंस फिल हो सकती हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशंस अंडर स्टाफ्ड हो सकती हैं, तो वो चाहती हैं कि वो और एम्प्लॉयज़ हायर करें, तो वो एक्सटर्नली लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी पोजीशंस के लिए अप्लाई करने को। एक्सटर्नली रिक्रूट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो होती है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इस्टेब्लिशमेंट अपने नोटिस बोर्ड पे या अपने फैक्ट्री, अपने गेट पे ये लगा देता है, नाउ हायरिंग का एक नोटिस लगा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार फैक्ट्रीज में होता है, या फिर अगर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स के बाहर या कैफ़ेज़ के बाहर या आइसक्रीम शॉप्स के बाहर भी बहुत बार होता है, नाउ रिक्रूटिंग या फिर लुकिंग फॉर, जो जो भी उन्हें चाहिए होता है। ये मोस्टली अनस्किल्ड जॉब्स के लिए होता है, जैसे पीएन्स हो गए, स्वीपर्स हो गए। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स। तो कंपनीज जब रेज्यूमेस कलेक्ट करती हैं तो वो एक डेटाबेस बना के रख लेती हैं, ठीक है। तो लेट्स से आज आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी किसी कंपनी के लिए और अभी उनने वो पोजीशन किसी और को दे दी, पर नेक्स्ट टाइम जब कोई वैकेंसी अराइज करेगी तो हो सकता है उन्हें लगे कि इस इंसान की तो एप्लीकेशन अच्छी थी, हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। तो वो इस डेटाबेस जो उन्हें ऑलरेडी करेक्ट कर लिया है उसे यूज करके वैकेंसीज फिल करती हैं, सूटेबल कैंडिडेट फाइंड करके। तो ये मोस्टली यूज होता है या तो लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए, या फिर जब लीव फिल इन करनी, मतलब लेट्स से उनकी कोई करंट एम्प्लॉयज लीव पे चले गए हैं तो उनके जो रिप्लेसमेंट लाने के लिए ये वाला मेथड यूज किया जा सकता है। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट। ये सबसे कॉमनली यूज्ड सोर्स फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। इसमें एडवर्टाइजमेंट जैसे आपने बहुत बार देखे होंगे, अलग अलग जगहों पे आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आ सकते हैं, मैगजीन में आ सकते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स, आपने बहुत बार लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे फॉर जॉब पोस्टिंग्स। तो ये सब, इस सब को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ये मोस्टली कंपनीज तब यूज करती हैं जब उन्हें हायर लेवल पोजीशंस के लिए फिल करना होता है और वाइडर चॉइस चाहिए होती है उन्हें फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। फिर फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट आएगा वो है प्लेसमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस और प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत सिमिलर होती हैं। अभी बताती हूँ होता क्या। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं उसमें कंपनीज, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, मतलब मिडिल मैन समझ लो, बिटवीन जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स। तो जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो जॉब दे रहे हैं, जो कंपनीज हैं, वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को बताती है कि हमारे पास ये पोजीशंस अवेलेबल है। और जो जॉब सीकर्स हैं, मतलब जो ढूंढ रहे हैं जॉब, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास आके बताती हैं कि हमें जॉब चाहिए और इस एरिया में जॉब चाहिए। फिर वो देखते हैं कि अगर जो ये जॉब सीकर है और जो जॉब पोजीशन है, अगर वो राइट मैच है, तो वो इन दोनों को बेसिकली मैच करा देते हैं, मैच मेकिंग कर देते हैं। और तो भाई वो इंटरमीडियरी का काम करते हैं ताकि सही मैच हो जाए बिटवीन जॉब सीकर्स एंड द जॉब प्रोवाइडर्स, विच आर बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं वो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिफ्थ, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया था, प्लेसमेंट एजेंसीज आर एग्जैक्टली लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। बस डिफरेंस ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं गवर्नमेंट रन और प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं प्राइवेटली रन। जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं रिक्रूटिंग और हेल्प करते हैं कंपनीज को टू फाइंड प्रोफेशनल पीपल फॉर टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये लोग क्लाइंट के बिहाफ पे एडवर्टाइज करते हैं जॉब पोस्टिंग्स और राइट पर्सनल ढूंढते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स फॉर द जॉब, और इन्हें बहुत बार हेड हंटर्स भी कहा जाता है। सिक्स्थ है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो बहुत बार मोस्टली कंपनीज आती हैं इन कॉलेजेस बच्चों के फाइनल ईयर ऑफ अंडरग्रेड या फिर पोस्ट ग्रेड में,
और वो वहीं पे रिक्रूट करती हैं फॉर देयर वर्कफोर्स। तो वो कॉलेजेस में आती हैं और देखती हैं कि ऑल दीज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर टू एंटर द जॉब मार्केट। वहीं पे दे स्टार्ट द होल प्रोसेस ऑफ लाइक इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स एंड रिक्रूट देम फ्रॉम देयर इटसेल्फ। फिर सेवन्थ है रिकमेंडेशन ऑफ करंट एम्प्लॉयज़। तो किसी भी कंपनी के जो करंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेट्स से कंपनी में इंजीनियर्स हैं, तो उन इंजीनियर्स ने दूसरे इंजीनियर्स के साथ पढ़ाई करी होती है, तो उन्हें ये पता होता है कि दूसरे इंजीनियर्स का उनके पीयर्स का स्किल सेट कैसा है। तो वो अपनी कंपनी को, अपने करंट एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ रेकमेंड कर सकते हैं, और एम्प्लॉयर्स ये रिकमेंडेशंस काफ़ी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों को अच्छे से पता होगा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है और इनके पीयर्स का स्किल सेट लेवल क्या है। तो इसलिए कंपनीज काफ़ी बार अपने करंट एम्प्लॉयज़ को बोलती हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को रेकमेंड करें फॉर दीज जॉब पोजीशंस। अच्छा, फिर हम आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स पे। इन्हें पहली बात तो इन्हें हिंदी में ठेकेदार भी कहते हैं। तो इन ठेकेदार का काम क्या होता है? तो जो बड़ी बड़ी लेट्स से कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो इन्हें हायर कर लेती हैं, और ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या ठेकेदार हैं, ये लेबरर्स के साथ इन कॉन्टैक्ट रहते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ भी अनस्किल्ड वर्क आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क आता है, तो ये इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की ड्यूटी है कि वो पूरी लेबरर्स की टीम को ले आए फॉर द जॉब। तो वो उन्हें शॉर्ट नोटिस पे भी काम करा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करा लेते हैं, और इनका जॉब यही है कि वो इन लेबरर्स के साथ इन टच रहते हैं। नाइन्थ, एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। तो अब तो इस सोर्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई है जब से डिजिटल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, बट एक टाइम था जब लोग टीवी पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स दिया जाते करते थे। जैसे अभी हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था ना, एडवर्टाइजिंग, वो मोस्टली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा में होता था, ये टीवी पे होता है। जैसे टीवी पे बहुत सारी एड्स आती थी, पहले टेली मार्केटिंग भी आती थी, फिर अगर आप किसी भी चैनल पे देखो तो एक रेड कलर की स्ट्रिप चलती रहती थी जिस पे एड्स आती थी। वैसे ही सिमिलरली लोग काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट भी टीवी पे करते थे। लास्ट है वेब पब्लिशिंग। तो अगेन वेब पब्लिशिंग अब तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है, जो मोस्टली ऑनलाइन ही लोग जॉब पोस्टिंग्स लिस्ट करते हैं, जैसे monster.com है, लिंक्डइन है एक्सेट्रा, जहाँ वो अपनी सारी जॉब पोस्टिंग, जॉब रिक्वायरमेंट सब कुछ पोस्ट करते हैं फॉर जॉब सीकर्स टू सी। मेरिट्स क्या हैं ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब फ़ायदे क्या हैं? तो जो पहले चार हैं, ये तो चारों बहुत इंटरलिंक्ड है, तो समझते हैं। एक हो गया वाइडर चॉइस, क्योंकि लाइक आउटसाइड वर्ल्ड तो एकदम अबंडेंट है ना, बहुत सारे लोग हैं हु विल अप्लाई फॉर द जॉब, तो आपको वाइडर चॉइस मिल जाएगा टू चूज फ्रॉम। अब जब वाइडर चॉइस मिलेगा, मतलब आप उन सब में से बेस्ट कैंडिडेट पिक कर सकते हो, तो आपको क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे, उस पूल में से जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है आप उनको चूज़ करोगे। फिर ये सब फ्रेश टैलेंट है, क्योंकि जो ऑलरेडी इंटरनली वर्क कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके आइडियाज़ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना, टू इवन दो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये जो सारे हैं उनके फ्रेश आइडियाज़ लेके आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज। तो बिकॉज दे ब्रिंग विद देम न्यू आइडियाज़, दे मोस्टली ये वाले जो कैंपस रिक्रूटमेंट से आते हैं स्पेशली, उन एम्प्लॉयज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, क्योंकि उनने अभी अभी पढ़ाई करी है इस सब की। और फिफ्थ है कंपेटिटिव स्पिरिट। तो जब आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ देखेंगे कि हमारी कंपनी तो बाहर से लोगों को हायर कर रही है, तो वो और मोटिवेट हो जाएंगे कि हमें प्रमोशन चाहिए। इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हम चाहते हैं कि हम इन पोजीशंस पे जाएं, तो ये बेटर काम करेंगे, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। डीमेरिट्स क्या क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, मतलब नुकसान क्या क्या है? तो पहला तो है डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो ऑफ कोर्स अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो, तो आप चाहते हो आपका प्रमोशन हो। आप आज एक पोजीशन पे हो, तो कल आप, लेट्स से अगर आप एसोसिएट हो, तो आप एक दिन मैनेजर बनना चाहते हो, राइट? पर अगर आपके सुपीरियर्स किसी और को एक्सटर्नली लाके मैनेजर की पोजीशन दे दें, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना अच्छा काम करती हूँ। एग्जैक्टली यही। तो ऐसे ही अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करते रहें, तो करंट एम्प्लॉयज़ या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ बहुत डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमको प्रमोशंस क्यों नहीं मिल रहे हैं, इंस्टेड हमारी कंपनी एक्सटर्नली क्यों रिक्रूट कर रही है। फिर सेकंड है कि ये एक लेंदी प्रोसेस है। अब ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट बहुत लेंदी है। पहले पोस्ट किया जाएगा अबाउट द पोजीशन, फिर रेज्यूमे स्क्रीनिंग होएगी, फिर इंटरव्यूज़ होंगे, उन इंटरव्यूज़ में से किसी को सिलेक्ट किया जाएगा।
तो इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। थर्ड, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। तो वही द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, फिर रेज्यूमे स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद और सारा काम करना, किसी को लाइक साइनिंग अ न्यू एम्प्लॉय ऑन, उनको बोनस लाइक साइनिंग बोनस देना, उनकी सैलरी डिस्कस करना, ये सब बहुत ही पहले तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, क्योंकि हर स्टेप में कॉस्ट होती है इन्वॉल्व्ड। सो डिफरेंस क्या क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में? सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट कर लो और अब डिस्कस करते हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स ही यूज करे जाते हैं टू फिल अप वेकेंट पोजीशंस। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बाहर से लोग लाए जाते हैं, बाहर से कैंडिडेट्स लाए जाते हैं टू फिल अप वेकेंट पोजीशंस। इंटरनल रिक्रूटमेंट लेस टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मोर टाइम कंज्यूमिंग है। इंटरनल रिक्रूटमेंट इन कंपैरिजन थोड़ी इकोनॉमिकल होती है, मतलब थोड़ी चीपर होती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इन कंपैरिजन ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इंटरनल रिक्रूटमेंट में चॉइस कम मिलती है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स भी सफ़र हो सकती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब वाइडर चॉइस है, विच इज़ वाई बेटर क्वालिटी भी अज्यूम कर सकते हैं हम। और इंटरनल रिक्रूटमेंट में मोराल बूस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें एम्प्लॉयज़ का मोराल कम हो सकता है, डामाडोल हो सकता है, हिल सकता है। पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिनिश होने के बाद स्टाफिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन। तो इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अप्लाई किया है जॉब पोजीशंस के लिए, उसमें से हमें बेस्ट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट चूज करना है। वो कैसे किया जाएगा? बाय कंडक्टिंग टेस्ट एंड इंटरव्यूज। और क्योंकि इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिमिनेट होते हैं, जिन कैंडिडेट्स का लेसर पोटेंशियल है, और ज़्यादा पोटेंशियल वाले कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, इसलिए इसे एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जा सकता है। फिर हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, जिसका फर्स्ट स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ स्क्रीनिंग होती है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप किसी भी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे, तो वो आपसे आपका रेज्यूमे मंगाएंगे, और उनके जॉब के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया होगी, कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस होगी, जिसमें आपको फिट करना रहेगा। लेट्स से आपने एक SD1 मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। वैसे तो आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, पर ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें लेट्स से उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी 2 क्वालिफिकेशंस डेफिनेटली होनी चाहिए। एक कि उन्हें अपनी बैचलर्स डिग्री में 90% प्लस अपनी फाइनल परसेंटेज चाहिए इन द बैचलर्स डिग्री, और दूसरी उन्हें 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिन जिन लोगों की, जो लोग इस क्राइटेरिया में फिट नहीं करेंगे, उनका एप्लीकेशन ही हटा दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स अनक्वालिफाइड होंगे या अनफिट होंगे उस पोजीशन के लिए, उनकी एप्लीकेशन एलिमिनेट कर दी जाएगी इस राउंड में। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन टेस्ट, जिसका न्यूमोनिक है पति, PATII। तो पति टेस्ट है सिलेक्शन टेस्ट का न्यूमोनिक, जिसके अंडर आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक कैंडिडेट की इंटेलिजेंस क्वोशिएंट देखना, मतलब IQ देखना। IQ क्यों देखी जाती है? ये देखने के लिए कि कैंडिडेट की एबिलिटी टू लर्न कैसी है, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, जजमेंट्स मेक करेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड टाइप का टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि एक कैंडिडेट कितनी ज़्यादा जल्दी न्यू इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब कर रहा है और न्यू स्किल सीख रहा है, क्योंकि हर इंसान की लर्निंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे आप स्कूल में भी जब पढ़ते हो, सबको डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है ना टू लर्न द सेम थिंग्स। तो वही ये देखना कि कितनी जल्दी कोई न्यू सिचुएशन से अडेप्ट कर रहा है, क्योंकि एक बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा होता है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कैंडिडेट्स में से कौन सबसे ज्यादा जल्दी अडेप्ट करके उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट कर सकता है। थर्ड है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें बस ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट देखी जाती है कि वो अंडर डिफरेंट सिचुएशंस कैसा परफॉर्म करेंगे। ये देखने के लिए कि अंडर डिफरेंट सिचुएशंस उनकी अप्रोच क्या रहेगी,
टुवर्ड्स द सिचुएशन, क्या वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे या नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे, स्ट्रेस के अंदर वेदर दे विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू द सिचुएशन और विल दे क्रम्बल इन सक्सेस, मतलब बहुत ही उन्हें उनका दिमाग ही नहीं चलेगा ऐसी सिचुएशन में। और जॉब परफॉर्म करते वक्त वो कितना इनिशिएटिव लेंगे, आर दे समबडी हु टेक एन इनिशिएटिव और आर दे समबडी हु फॉलो एन ऑर्डर, मतलब क्या उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी रहेगी, वो कितनी फिट कर पाएंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये देखा जाता है इन द पर्सनालिटी टेस्ट। फिर आता है ट्रेड टेस्ट, जिसमें ये देखा जाता है कि एक एम्प्लॉय को अपने ट्रेड के बारे में, मतलब जो प्रोफेशन वो एंटर करने वाले हैं उसमें उसमें उनका एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ स्किल क्या है और प्रोफिशिएंसी क्या है, मतलब अभी करंटली उन्हें उस जॉब के बारे में कितनी स्किल्स हैं। फिर इंटरेस्ट टेस्ट है, जिसमें इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर ये समझना चाहते हैं कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, किस डिपार्टमेंट में लाई करता है, सेल्स में, मार्केटिंग में, टेक में, एचआर में, कहाँ पे उनका इंटरेस्ट लाई करता है। जो लोग प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट पास कर लेते हैं वो आते हैं थर्ड लेवल पे, जो कि है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में इंटरव्यूज ऑफ कोर्स ओरली होते हैं। इसमें कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जिसमें एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ उन्हें बिठाया जाता है और उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत बार टेस्टिंग ऑनलाइन हो सकती है, या फिर कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं मेमोराइजिंग थिंग्स और राइटिंग अ टेस्ट, पर इंटरव्यू का पर्पस थोड़ा ज़्यादा होलिस्टिक होता है कि कंपनीज और उनके जो टू बी मैनेजर्स हैं इन कैंडिडेट्स के, वो देख पाएँ कि ये एम्प्लॉय कैसा फिट होगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये कॉन्फिडेंट है इन देयर अप्रोच, क्या इन्हें एक्चुअली स्पेशलाइज नॉलेज है, ये तो नहीं कि उनने ऑनलाइन टेस्ट अच्छे से ले लिया, अपने फ्रेंड्स के साथ ले लिया, पता ही नहीं चला कि उनने खुद लिया या नहीं। तो इंटरव्यू क्योंकि सामने बिठा के कराया जाता है, सामने कॉन्वर्जेशनली होता है, तो समझ में आता है कि कैंडिडेट को कितने अच्छे से नॉलेज है अबाउट द सब्जेक्ट, वो कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू पैनल को आपका इंटरव्यू अच्छा लगता है तो आप आ जाते हो नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस में, जो कि है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसमें ऑर्गेनाइजेशन आपका कुछ बैकग्राउंड चेक करती है, जो वो ये देखती है कि आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कुछ जो आप छुपा रहे हो, और फिर वो रेफरेंसेस भी क्रॉस चेक करते हैं। तो वो आपसे मांगते हैं कुछ 2 या 3 रेफरेंसेस, जो आपके रेफरेंसेस होते हैं ऑफ मे बी समबडी हु हैव वर्कड विद इन द पास्ट, या फिर मे बी आपके प्रोफेसर्स, कोई भी वो इंसान जिसके साथ आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व रहे हो, आप उनका रेफरेंस देते हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो ये समझना चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका वर्क एथिक क्या है, कि अब ये तो नहीं है कि आप बहुत ही लेजी इंसान हो और कुछ काम ही नहीं करोगे। तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो तो जाओगे ना, तो आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, आप अच्छे इंसान भी हो, आप एक डिसेंट अच्छे एम्प्लॉय भी होगे जो अच्छे से कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये स्टेप इसलिए किया जाता है। सो आफ्टर ऑल ऑफ दीज स्टेप्स द सिलेक्शन डिसीजन इज मेड, जिसमें जो भी मैनेजर होने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनकमिंग, मतलब न्यू एम्प्लॉय, वो फाइनल डिसीजन मेक करते हैं कि क्या ये कैंडिडेट रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। अब जो एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाते हैं और मैनेजर्स बोल देते हैं कि यस गो अहेड सिलेक्ट दिस पर्सन, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है। बहुत नॉर्मल मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जस्ट ये इंश्योर करने के लिए कि एम्प्लॉय मेडिकली फिट है और वो जो भी वर्क उनको अलॉट किया जाएगा वो कैरी ऑन कर सकते हैं। जब मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास हो जाता है तो कैंडिडेट को एक्सटेंड किया जाता है जॉब ऑफर, जिसमें डिटेल्स ऑफ द जॉब होती हैं, जॉइनिंग डेट, सैलरी, ये सब लिखा होता है। इस टाइम पे कैंडिडेट के पास टाइम होता है टू नेगोशिएट विद द कंपनी, जैसे अगर उन्हें सैलरी ज़्यादा चाहिए या वेकेशन डेज ज़्यादा चाहिए, वो ये सब बात कर सकते हैं व्हेन द जॉब ऑफर इज एक्सटेंडेड टू देम। जब फाइनली सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है, बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर इन अग्रीमेंट, तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो एम्प्लॉय को भी साइन करना होता है और एम्प्लॉयर को भी साइन करना होता है। और इसमें सब कुछ लिखा होता है कि एम्प्लॉय की ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, पे क्या होगी, अलाउंस क्या होगी, डिसिप्लिनरी रूल्स क्या हैं, प्रोबेशन पीरियड क्या है, वेकेशन डेज क्या है, सब कुछ लिस्टेड होता है, जो दोनों पार्टीज को साइन करना पड़ता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड होते हैं
टू दिस, लाइक टू दिस अग्रीमेंट, वो बस कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड होते हैं कि एम्प्लॉय काम करेगा और एम्प्लॉयर उनको सैलरी प्रोवाइड करेगा एंड एवरीथिंग एल्स अबाउट द अग्रीमेंट। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग डिस्कस किए थे, जो क्या क्या हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तो कवर कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग होती है स्किल्स की, स्पेसिफिक स्किल्स की, स्पेसिफिक स्किल्स सीखने को ट्रेनिंग कहते हैं। तो जैसे यहीं पढ़ लेते हैं, ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। तो ट्रेनिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयज को वो सिखाया जाता है कि उन्हें जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कुछ जॉब्स में एक्सेल रिक्वायर्ड है तो एक्सेल सिखाते हैं, पाइथन रिक्वायर्ड है तो पाइथन सिखाते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी रिक्वायर्ड है उस चीज़ की ट्रेनिंग को, उस चीज़ को सिखाने को ट्रेनिंग कहते हैं। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है ताकि वो जॉब के लिए सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। तो वो सीख जाएं कि स्पेसिफिक जॉब किस मैनर में करनी है, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। अब डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। तो वो एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ एंड एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पे फोकस करता है। तो जैसे मैंने बोला था, डेवलपमेंट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट और ट्रेनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग सिर्फ एक छोटा पार्ट है डेवलपमेंट का। ट्रेन होने के बाद अब जब फुली इवॉल्व करते हो, फुली डेवलप होते हो, सो ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? तो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलते हैं, एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या है। पहला तो है सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस। तो ट्रेनिंग एक बहुत ही सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस हो जाता है और ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बेटर है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड्स में वेस्टेज ऑफ एफर्ट होता है और मनी भी होता है। तो एक बार जब एम्प्लॉयज ट्रेन हो जाते हैं, उन्हें हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करना पड़ता, वो ट्रेंड होते हैं, उन्हें स्किल सेट आता है, तो वो बेटर तरीके से काम कर पाते हैं। इसी से हम पॉइंट 2 पे आ गए, इनहैंसेस प्रोडक्टिविटी। तो जब एम्प्लॉयज को बेटर तरीके से काम करना आएगा तो उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हायर प्रॉफिट्स होंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी अब ज्यादा है। थर्ड, डेवलप्स फ्यूचर मैनेजर्स। तो ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज की मैनेजरियल स्किल्स भी बेटर होती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उनकी हेल्प होती है कि जस्ट इन केस मैनेजर अवेलेबल नहीं है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उनकी मैनेजरियल स्किल्स काम में आ सकती हैं। सो ट्रेनिंग हेल्प्स विद ऑल ऑफ दिस। फोर्थ, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। तो जब एम्प्लॉयज ट्रेन हो जाते हैं और वो अपना काम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनका मोराल बेटर होता है। हायर मोराल की वजह से उनका एब्सेंटिज्म रिड्यूस होता है और द अमाउंट दे क्विट ऑल्सो रिड्यूस होता है। फिफ्थ, हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। सो व्हेन दे आर ट्रेन्ड बेटर, उनके रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशंस बेटर हो जाते हैं और वो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी बेटर रिएक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं टू टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, जिसकी वजह से ट्रेनिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग का एम्प्लॉयज को पर्सनली क्या फ़ायदा है? पहला तो है बेटर करियर। तो जब एक एम्प्लॉय ट्रेंड होगा और अपना काम बेटर परफॉर्म करेगा, तो उसे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा करियर डेवलपमेंट, ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, तो उनका करियर बेटर ट्रेजेक्टरी पे होगा। सिमिलर सेकंड पॉइंट, हायर इनकम। तो जब एक एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म करेंगी, तो वो जब बेटर परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, मतलब सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी की इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज सैलरी की अपॉर्चुनिटी रहेगी, मतलब हायर इनकम आएगी। थर्ड, improves efficiency and reduces risk. तो जब एक एम्प्लॉय ट्रेंड हैं तो उनको हैंडल बेटर करना आएगा मशीनरी, और जब वो बेटर मशीनरी हैंडल कर पाएंगी तो वो लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स होंगी। फोर्थ, हाई मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जब एक एम्प्लॉय अपना काम बेटर परफॉर्म करेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, दे विल फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स, तो उनका मोरल हाई रहेगा और जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये होता है कि एम्प्लॉयज काम करते करते सीखते हैं, इट्स लर्निंग वाइल
डूइंग। तो जो इसके अंदर जो ट्रेनीज आते हैं वो रियल वर्ल्ड में काम करते हैं और उसी प्रोसेस में सीख जाते हैं। तो इस मेथड में एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता और टाइम भी नहीं लूज होता जो सिखा रहा होता है उसका। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा जो आपके प्लम्बर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, उनके साथ कई बार एक दूसरा इंसान भी आता है जो उनके साथ साथ सीख रहा होता है, जो उनका ट्रेनी होता है। तो ये जो मास्टर ट्रेनर है वो उन्हें सिखा रहा होता है काम करते करते। तो थोड़े दिन बाद ये इंसान जो उनके साथ आया था, वो उनका छोटू, वो भी साथ साथ ही सीख जाता है। ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसमें मास्टर का ना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है, ना कॉस्ट जा रही है, वो काम करते करते ही सिखा रहा है और दूसरा बंदा काम करते करते ही सीख रहा है। ऑन द अदर हैंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। इसमें एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट्स को स्पेशली जॉब स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, अलग लोकेशंस पे भेजा जाता है ताकि वो पहले ट्रेन हुए, उसके बाद वो जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं पायलट्स। पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, ये नहीं कि कोई भी इंसान प्लेन में बैठा उनने ऑन द जॉब सीख लिया। 100 पैसेंजर्स हैं जो फ्लाई कर रहे हैं और आपने फर्स्ट आपकी फ्लाइट ही विद पीपल उड़ा ली, नहीं, पहले आपको ट्रेन किया जाता है, उसके बाद आप जॉब परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, ओवर टाइम परफॉर्म करते करते आपकी स्किल बेटर हो सकती है ऑन द जॉब, पर बिफोर स्टार्टिंग द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप पहले ट्रेन करते हो, फिर उसके बाद आप जॉब पे आते हो। दैट्स व्हाई इट्स लर्निंग बिफोर डूइंग। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 3 टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे आपके प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, आयरन वर्कर्स हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रेनी है उन्हें एक मास्टर वर्कर की सुपरविजन के अंडर प्लेस किया जाता है। फिर क्या होता है, वो मास्टर वर्कर को देख देख के काम सीखते हैं। वो मास्टर वर्कर के साथ साथ जाते हैं उनकी वर्क प्लेस पे और देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। फिर एक बार जब वो देख देख के काम सीख जाते हैं तो मास्टर वर्कर बिकम्स द ऑब्जर्वर और जो ट्रेनी है वो काम करना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है, उन पे कांस्टेंट चेक भी रहता है, मास्टर वर्कर देख के बता सकता है कि क्या वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं, उन्हें क्या ऑब्जर्व इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इससे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, मास्टर वर्कर काम भी करते रहते हैं, ट्रेनी साथ साथ में अर्न भी कर लेते हैं, क्योंकि ये अर्न वैल्यू लर्न वाली स्कीम का पार्ट है कि वो देख देख के सीख लेते हैं। तो काम सीख लिया, अर्न भी कर लिया और वो प्रिपेयर भी हो जाते हैं टू डू द वर्क बाय देमसेल्व्स। सेकेंड है इंटर्नशिप। ये तो वर्ड आपने एक्चुअली काफी बार सुना ही होगा। अभी थोड़े साल में यू गाइज विल ऑल्सो स्टार्ट इंटर्निंग फॉर कंपनीज। तो इसमें क्या होता है कि कंपनीज हायर करती हैं कॉलेजेस में से, हो सकता है सेकेंड थर्ड ईयर के ही बच्चों को वो हायर कर लेती हैं टू बी देयर इंटर्न्स। तो लेट्स से आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो है अकाउंटिंग की, तो ये कंपनीज आपको हायर कर लेंगी ताकि आपको रियल लाइफ या फिर वर्क एक्सपीरियंस मिले इन द सेम सब्जेक्ट। तो कंपनीज ये क्यों करेंगी, क्योंकि उन्हें काफी कम सैलरी के लिए, उस सैलरी को स्टाइपेंड कहते हैं जो इंटर्न्स को पे की जाती है, तो उन्हें काफी कम अमाउंट में ये न्यू फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज या फिर करंटली इन कॉलेज जो होते हैं स्टूडेंट्स मिल जाते हैं हु आर विलिंग टू वर्क। स्टूडेंट्स को भी एक्सपीरियंस मिल जाता है वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू यूज दैट थ्योरेटिकल नॉलेज, और उससे स्टूडेंट्स का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है क्योंकि उन्हें ये थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना आ जाता है। थर्ड टेक्निक है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है, बेसिकली इज टू हेल्प टू familiarize द न्यू एम्प्लॉयज विद their सराउंडिंग्स। तो इसमें कंपनी एम्प्लॉयज को उनके रूल समझाती है, पॉलिसी समझाती है, वैल्यूज और वर्क कल्चर। और इस ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज दे लर्न अबाउट देयर जॉब एंड मीट द न्यू टीम मेंबर्स और बेसिकली वर्क प्लेस से फेमिलराइज होते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का यही है कि न्यू एम्प्लॉयज को अपनी इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल फील कराना एंड टू मेक देम फील प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब। लास्ट है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक्स। इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है जो कि है वेस्टिब्यूल स्कूल या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें एक लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेटली आप लिख के आओगे एग्जाम में। वेस्टिब्यूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
रिपीट करते हैं. वेस्टिब्यूल मीन्स ड्यूप्लिकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या होता है, अब जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनकी मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत सेंसिटिव होती है. तो वर्कर को सडनली उस पर नहीं प्लेस कर सकते हैं, उन्हें यूज़ भी नहीं करना आएगा, वो अपने आप को हार्म भी कर सकते हैं, मशीनरी भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो क्या करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये सिमिलर बिल्कुल सेम तरीके की बस उसका चीपर वर्जन मशीनरी इंस्टॉल रखती हैं, या फिर हो सकता है पुरानी मशीनरी पे अपने वर्कर्स को ट्रेन कराती हैं, ताकि जब वो एक्चुअल काम करें तब वो ट्रेंड हो. तो इसमें क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स केयरफुली ट्रेन करते हैं एम्प्लॉयज को प्लान्ड और कंट्रोल्ड कंडीशंस में, ताकि किसी को भी कोई भी हार्म ना पहुंचे. एंड विद दैट वी आर हाफ वे थ्रू BST का सिलेबस. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई होप आपको चैप्टर ढंग से समझ में आया है, ये वाला भी, पिछले वाले भी. Other than that, you do know the drill. If you have any doubts, comment down below your doubts and I will reply for sure. If you need the notes to this chapter, you can comment down your email IDs below and I will send it to you. Other than that, you do know where to find me. So keep learning, keep sparkling like my bright little stars that you are. And I'll see you guys in the next one. Bye. Take care.